नमस्कार दोस्तों, पाठशाला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सचिन अरोड़ा और मैं आपको यहाँ पर ट्रेन करूँगा जावा प्रोग्रामिंग के पे। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट आता है, स्पेशली जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या फिर वो स्टूडेंट्स जो प्रोग्रामिंग में वीक हैं, कि हम जावा प्रोग्रामिंग कैसे सीखेंगे। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से सिखाया जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सिखाया जाएगा कि जावा में आपको प्रोग्रामिंग किस अकॉर्डिंग करनी है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या आप प्रोग्रामिंग में वीक हैं, तो आप जावा प्रोग्रामिंग को कैसे सीखेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको डेली जावा सेशंस अटेंड करने हैं और जो भी असाइनमेंट आपको दिया जाए वो आपको घर पर परफॉर्म करके एक बार चेक जरूर करना है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया। राइट। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, केवल जावा ही नहीं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हो, जैसे सी लैंग्वेज हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, अगर आप उसे सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उस लैंग्वेज का बेस के बारे में जानना जरूरी है कि वो लैंग्वेज है क्या चीज। जब तक आपको उस लैंग्वेज के बारे में ही नहीं मालूम होगा, तब तक आप उस लैंग्वेज को बिल्कुल 100% तरीके से नहीं सीख पाओगे। राइट। तो आज का जो हमारा पहला सेशन है वो बेसिकली है जावा इंट्रोडक्शन के बारे में, कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या चीज और जावा के क्या क्या फीचर्स हैं। जावा आपको ऐसे कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से जावा को सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। राइट। तो स्टार्ट करते हैं जावा का इंट्रोडक्शन। राइट। तो सबसे पहले यहां पर हम एक टर्म को बार बार यूज कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले हम देखते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। राइट। तो दोस्तों, यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक वर्ड यहां पर आ रहा है, लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में हम सभी जानते हैं, लैंग्वेज क्या होती है, भाषा होती है। राइट। तो लैंग्वेज का काम क्या होता है, लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम होता है जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपने थॉट्स दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। राइट। अगर मैं पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन की बात करूं, जैसे आज मैं अपनी बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, अपनी स्किल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन। तो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन में मैं कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं, वोकल लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं। तो अगर मैं पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन की बात करूं, तो वोकल लैंग्वेजेस मेरे थॉट्स आपके साथ शेयर करने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करूं पर्सन टू मशीन कम्युनिकेशन की, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने कंप्यूटर पड़ा है, सपोज करो मैं इस कंप्यूटर को बोलूं, कंप्यूटर भैया प्लीज ऑन हो जाओ, तो बताओ क्या कंप्यूटर हमारा ऑन हो जाएगा क्या? नहीं होगा। रीजन क्या है उसके पीछे, कि हमने जो कंप्यूटर को यानी मशीन को जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो कौन सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दिया है, वोकल लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन दिया है। जबकि हम जानते हैं कि जो मशीन्स होती हैं, जो कंप्यूटर्स होते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज समझते हैं, मशीन लैंग्वेज, यानी बाइनरी लैंग्वेज, जो कौन सी फॉर्मेट में होता है, 0101 का फॉर्मेट होता है। इस लैंग्वेज को ही कंप्यूटर क्या करता है, समझता है। तो अगर हम वोकल लैंग्वेज के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन अपने कंप्यूटर को देंगे, तो क्या वो कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को समझ पाएगा क्या? नहीं। ठीक है। तो यहां पर ये जो मेरी वोकल लैंग्वेज हुई, वोकल लैंग्वेज मेरे लिए क्या बन गई, एक कम्युनिकेशन बैरियर बन गई। मैं मशीन से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं वोकल लैंग्वेजेस के थ्रू। राइट। तो अगर मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं? एक तरीका तो मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि जो मशीन्स हैं, उन मशीन्स को मैं क्या सिखा दूं, वोकल लैंग्वेजेस सिखा दूं। तो बताओ, क्या हम मशीन्स को वोकल लैंग्वेज सिखा सकते हैं क्या? नहीं। तो ये तरीका तो हमारा यहां पर ही क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कि हम खुद मशीन्स को इंस्ट्रक्शन कौन सी लैंग्वेज में दे दें, बाइनरी लैंग्वेज में दे दें। तो क्या हम मशीन को इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली बाइनरी लैंग्वेज में दे सकते हैं?
बिल्कुल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सोचो कि अगर हम मशीन्स को इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली बाइनरी लैंग्वेज के अंदर ही देने लग जाएं, तो अगर मुझे सिंपली एक कंप्यूटर को हेलो बोलना है, सपोज करो मैं अपने कंप्यूटर को हेलो बोलना चाहता हूं, तो हेलो बोलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे एच को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ई को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर एल को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर एल को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर ओ को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? तो सिंपली अगर मुझे एक हेलो बोलना था अपने कंप्यूटर को, तो उसके लिए मुझे कितना कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ा, राइट? तो ये तो सिंपली हेलो बोलने की बात थी। अगर मैं एक पूरा का पूरा कोई भी मुझे अगर टास्क कंप्लीट कराना है और पूरे टास्क का इंस्ट्रक्शन अगर मैं बाइनरी लैंग्वेज में प्रोवाइड करूं, तो सोचो आपको कितना कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ेगा, राइट? तो ये तरीका भी यहां पर हमारा क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, राइट? तो अब हम यहां पे इस प्रॉब्लम को, जब हमें मशीन से कम्युनिकेट करना है, इस प्रॉब्लम को हम यहां पे कैसे सॉल्व करें? हमें कोई एक ऐसे मीडियम की रिक्वायरमेंट है यहां पर जिसको यूजर भी समझ पाए, राइट? अगर आज मैं बाइनरी लैंग्वेज के अंदर आपको बोलूं कि भैया 01011111, तो आप समझ पाओगे क्या कि मैं आपसे क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं? आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर मैं आपको वोकल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दूं, मैं आपको बोलूं हेलो भैया प्लीज खड़े हो जाइए, तो आप खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मेरे इंस्ट्रक्शन को समझ पाए हैं, राइट? तो हमें यहाँ पे एक ऐसे मीडियम की रिक्वायरमेंट है जिस मीडियम को यूजर भी बहुत आसानी से समझ ले, और जिस मीडियम को हम कन्वर्ट कर सकें मशीन ओरिएंटेड मीडियम के अंदर, ताकि मशीन्स भी उन इंस्ट्रक्शन को बहुत आसानी से समझ पाए। तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट? तो यहां पे हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐसे स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को डेवलप किया, स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ऐसे स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को डेवलप किया जिन इंस्ट्रक्शंस को यूजर भी बहुत आसानी से समझ जाए, और जिन इंस्ट्रक्शन को हम ट्रांसलेट कर सकें, कन्वर्ट कर सकें, किसके अंदर? मशीन ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन के अंदर, ताकि मशीन्स भी उन इंस्ट्रक्शन को समझ जाए। तो हमारी ये जो प्रॉब्लम थी मशीन से कम्युनिकेट करने की, वो प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व हो जाएगी, राइट? इन्हीं स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन्हीं स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसे स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको यूजर भी बहुत आसानी से समझ जाता है, और जिन इंस्ट्रक्शन को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं मशीन ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शंस के अंदर, ताकि मशीन्स भी उन इंस्ट्रक्शंस को समझ जाए। इन्हीं स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या चीज? ये एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम मशीन से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप क्यों किया गया था? टू कम्युनिकेट विद मशीन्स, मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए इन इंस्ट्रक्शंस को डेवलप किया गया था। क्लियर हुआ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, राइट? तो जावा भी क्या है दोस्तों? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब हम जावा के थ्रू क्या करेंगे? मशीन से कम्युनिकेट करेंगे। जावा एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम मशीन को क्या दे सकते हैं? इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो मैंने आपसे कहा कि एक ऐसे स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं किसके अंदर? मशीन ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन में। तो ये जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है? ये इंस्ट्रक्शन यूजर भी बहुत आसानी से समझ पा रहा है, राइट? और इन्हीं इंस्ट्रक्शन को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं मशीन ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन में, राइट? अब मुझे एक बात बताइए, ठीक है? हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है, जापानीज है, चाइनीज है, एन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हमारे पास है।
हमें एक ऐसा स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना है जिसको यूजर बहुत आसानी से समझ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसी कौन सी लैंग्वेज का यूज करें अपने इंस्ट्रक्शंस को डेवलप करने के लिए कि पूरी दुनिया का कोई भी यूजर हो वो उन इंस्ट्रक्शंस को बहुत आसानी से समझ सकता है और उनको यूज कर सकता है। ऐसी कौन सी लैंग्वेज का हम यहाँ पर यूज करें अपना इंस्ट्रक्शन डेवलप करने के लिए? तो अगर हम जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को हम क्या कंसीडर करते हैं? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को हम क्या कंसीडर करते हैं? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज, राइट? कि अगर आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज के अलावा अगर इंग्लिश लैंग्वेज आपको आती है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के अपने थॉट्स दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। इंग्लिश को हम क्या मानते हैं? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज मानते हैं। तो अगर हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन बनाना है और हम चाहते हैं कि हमारा इंस्ट्रक्शन दुनिया का कोई भी यूजर यूज करे तो उसको बहुत आसानी से समझ आना चाहिए, तो हम यहाँ पर अपने इंस्ट्रक्शन को डेवलप करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज का। अगर मैंने अपना इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज से सिमिलर रखा तो दुनिया का कोई भी यूजर हो वो उस इंस्ट्रक्शन को बहुत आसानी से समझ लेगा, राइट? तो जावा ने भी क्या किया, जावा के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? इंग्लिश लैंग्वेज से सिमिलर है। जावा के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किससे सिमिलर हैं? इंग्लिश लैंग्वेज से सिमिलर हैं। तो जावा का जो भी इंस्ट्रक्शन है वो यूजर क्या करता है? बहुत आसानी से समझ लेता है, राइट? इसीलिए जावा को बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। जावा को क्या बोला जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है? हाई लेवल का मतलब होता है दोस्तों यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, ठीक है? और जावा को यूजर फ्रेंडली क्यों बोला गया? क्योंकि जावा के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कौन सी लैंग्वेज से सिमिलर हैं? इंग्लिश लैंग्वेज से सिमिलर हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको दुनिया का कोई भी यूजर हो वो बहुत आसानी से क्या कर सकता है? समझ सकता है, राइट? तो दोस्तों यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और मिड लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल का मतलब होता है यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, जिसको यूजर बहुत आसानी से समझ जाए। और किसी भी लैंग्वेज को यूजर बहुत आसानी से कब समझेगा? जब उसके इंस्ट्रक्शंस कौन सी लैंग्वेज से सिमिलर हो? इंग्लिश लैंग्वेज से सिमिलर हो। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनके इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश लैंग्वेज से सिमिलर होते हैं उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्लियर हुआ? अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हाई लेवल में आपके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? जैसे जावा। जावा कैसी लैंग्वेज है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। या फिर पाइथन, पाइथन कैसी लैंग्वेज है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? लो लेवल की अगर मैं बात करूं तो लो लेवल का मतलब जो यूजर फ्रेंडली ना हो, नॉट यूजर फ्रेंडली। लो लेवल का मतलब नॉट यूजर फ्रेंडली, जो यूजर फ्रेंडली ना हो। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनके इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश लैंग्वेज से सिमिलर नहीं होते हैं उन लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर लो लेवल की मैं बात करूं तो असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज आपने सुना होगा। असेंबली लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। या फिर अगर मैं बात करूं मशीन लैंग्वेज की, बाइनरी लैंग्वेज आपकी, ठीक है? अब बाइनरी लैंग्वेज कैसी होती है? 0101 की फॉर्मेट होती है। तो क्या इस 0101 का फॉर्मेट यूजर समझ सकता है क्या?
नहीं समझ सकता है। तो ये लैंग्वेज कैसी है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर हुआ? थर्ड कैटेगरी इज मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ लो लेवल इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करती हैं, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करती हैं और लो लेवल प्रोग्रामिंग भी हम उन लैंग्वेजेस के थ्रू कर सकते हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपकी सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर आप हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस का भी यूज कर सकते हो, और सी लैंग्वेज क्या है, उसमें आप लो लेवल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, राइट। तो सी, सी प्लस प्लस ये कैसी लैंग्वेजेस हैं? मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। क्लियर हुआ? तो अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा कैसी लैंग्वेज है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके इंस्ट्रक्शंस कौन सी लैंग्वेज से सिमिलर हैं? इंग्लिश लैंग्वेज से सिमिलर हैं, इसीलिए यूजर उन इंस्ट्रक्शंस को बहुत आसानी से क्या कर लेता है? समझ पाता है। क्लियर हुआ? तो यहां पर हमने देखा कि जावा कैसी लैंग्वेज है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने देखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसे स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको यूजर बहुत आसानी से समझ लेता है। यूजर बहुत आसानी से समझ लेता है, तो कैसी लैंग्वेज है ये? हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस है, राइट। और जिन इंस्ट्रक्शंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके अंदर? मशीन ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन के अंदर, ताकि मशीन उन इंस्ट्रक्शन को समझ सके। तो अगर आपको अपने इंस्ट्रक्शन को, अपने हाई लेवल इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करना है मशीन ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन के अंदर, तो आपको उसके लिए किसी ना किसी ट्रांसलेटर का रिक्वायरमेंट होगा। यस और नो? हमने अभी सीखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? एक ऐसे स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिनको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं मशीन ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन में, जिनको मशीन्स बहुत आसानी से समझ जाए। तो अगर आपको आपके इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करना है मशीन ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन में, तो आपको उसके लिए किसी ना किसी ट्रांसलेटर का रिक्वायरमेंट होगा, राइट। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का यूज करती हैं अपने इंस्ट्रक्शन को मशीन ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती हैं? ट्रांसलेटर्स का यूज करती हैं अपने इंस्ट्रक्शन को मशीन ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहां पे अगर मैं ट्रांसलेटर्स की बात करूं तो हमारे पास तीन टाइप के ट्रांसलेटर्स यहां पर अवेलेबल होते हैं। ट्रांसलेटर्स, एक हमारे पास होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, और एक हमारे पास होता है असेंबलर। ठीक है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये तीनों ही क्या चीजें हैं? ये तीनों ही ट्रांसलेटर्स हैं जो आपके इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करते हैं किसमें? मशीन ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शंस में, ताकि मशीन उन इंस्ट्रक्शंस को समझ सके। ठीक है? तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं असेंबलर की। असेंबलर क्या काम करता है? असेंबलर आपके इंस्ट्रक्शंस जो कौन से फॉर्मेट में है, जो आपका इंस्ट्रक्शन असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है, उन इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करते हैं मशीन ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शंस के अंदर, राइट। तो असेंबलर का काम क्या होता है? असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? मशीन ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शंस के अंदर। क्लियर हुआ? असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? मशीन ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन के अंदर। क्लियर है? अगर मैं बात करूं कंपाइलर की और इंटरप्रेटर की,
कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही क्या करते हैं, आपके हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करते हैं लो लेवल इंस्ट्रक्शन में, यानी मशीन ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन के। तो अगर दोनों का काम सेम है, हाई लेवल इंस्ट्रक्शन को लो लेवल में कन्वर्ट करना, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, राइट। तो यहां पर हम देखते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का ही काम क्या है, ये दोनों ही आपके हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, लो लेवल इंस्ट्रक्शन में, हाई लेवल टू लो लेवल, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है, इन दोनों में डिफरेंस आता है इनके इंप्लीमेंटेशन पैटर्न में। इंप्लीमेंटेशन पैटर्न का मतलब होता है ये दोनों ही क्या है, सॉफ्टवेयर्स हैं, ये दोनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को जो इंप्लीमेंट किया गया है, जो बनाया गया है, उसमें डिफरेंस है। क्या दोनों की वर्किंग में क्या डिफरेंस आता है, कंपाइलर क्या करता है, सपोज करो आपने कोई भी यहां पर एक फाइल बनाई, ठीक है, और इस फाइल में आपने 4 इंस्ट्रक्शंस दी, ठीक है, आपने कोई भी एक फाइल बनाई और इस फाइल में आपने क्या किया, 4 इंस्ट्रक्शंस दिए। तो ये इंस्ट्रक्शंस कौन सी लैंग्वेज में है, ये 4 हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस हैं। कैसे इंस्ट्रक्शंस हैं, हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर ये इंस्ट्रक्शंस मुझे मशीन को प्रोवाइड करने हैं, तो मशीन तो हाई लेवल इंस्ट्रक्शन रीड नहीं कर सकता, मशीन कौन से इंस्ट्रक्शन समझता है, लो लेवल इंस्ट्रक्शन समझता है। तो हमें इस हाई लेवल इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा लो लेवल इंस्ट्रक्शन में, ताकि मशीन हमारे इंस्ट्रक्शंस को समझ सके, राइट। तो इस बार मैंने यहां पर इसको लो लेवल में ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा ट्रांसलेटर यहां पर यूज किया, सपोज करो मैंने यहां पर यूज किया कंपाइलर को। तो कंपाइलर करता क्या है, कंपाइलर आपके इंस्ट्रक्शन का पहले तो सिंटेक्स चेक करेगा। सिंटेक्स क्या मतलब होता है, वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। क्या चीज चेक करेगा, सिंटेक्स चेक करेगा। सिंटेक्स होता है वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम, वे ऑफ राइटिंग अब प्रोग्राम को लिखने का तरीका, मतलब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, चाहे आप जावा यूज कर रहे हो, चाहे आप सी यूज कर रहे हो, तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रूल्स होंगे, कुछ प्री डिफाइंड रूल्स उन्होंने प्रोवाइड किए होंगे। तो क्या आपने उन सभी रूल्स को एप्रोप्रिएटली, बिल्कुल सही तरीके से यूज किया है या नहीं किया है, आपने अपने प्रोग्राम को सही से लिखा है या नहीं लिखा है, ये काम कौन चेक करता है, आपका कंपाइलर चेक करता है। तो सबसे पहले कंपाइलर यहां पर चेक करेगा कि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिए गए सारे रूल्स को फॉलो किया है या नहीं किया है, ठीक है। सपोज करो कि मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो 4 इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको यहां पर दिए, इन इंस्ट्रक्शंस में से फर्स्ट इंस्ट्रक्शन और थर्ड इंस्ट्रक्शन में एरर है, ठीक है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन और थर्ड इंस्ट्रक्शन में एरर है। तो कंपाइलर सबसे पहले क्या करेगा, इस पूरे डॉक्यूमेंट को टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट एक साथ स्कैन करता है। कंपाइलर सबसे पहले क्या करता है, इस पूरे डॉक्यूमेंट को टॉप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट एक साथ स्कैन करता है, और इस पूरे डॉक्यूमेंट में आपने जो भी मिस्टेक करी है सिंटेक्स से रिलेटेड, ठीक है, वो सारी मिस्टेक्स आपको पहले से ही बता देता है। जैसे हमारे यहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रक्शन में एरर है, फर्स्ट में और थर्ड में, तो कंपाइलर पूरे डॉक्यूमेंट को टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट एक साथ स्कैन करेगा और आपको बता देगा कि फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन के अंदर आपने एरर्स करी हैं, पहले आप उन एरर्स को करेक्ट करो, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने एरर्स को करेक्ट करेंगे कि फर्स्ट लाइन में जो भी एरर्स थी आपने उसको करेक्ट कर दिया, थर्ड लाइन में जो भी एरर्स थी आपने उसको करेक्ट कर दिया, राइट। अब वापस हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे,
तो अब कंपाइलर चेक करेगा अगेन टॉप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट, क्या अब कोई एरर प्रेजेंट है क्या हमारे कोड में? नहीं है। अगर आपके कोड में कोई भी एरर प्रेजेंट नहीं है तो अब कंपाइलर इन हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? लो लेवल इंस्ट्रक्शन के अंदर। क्लियर है? तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर आपके पूरे प्रोग्राम को एक साथ टॉप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट स्कैन करके एक साथ आपको बता देगा कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर प्रेजेंट है या नहीं है। कंपाइलर आपके पूरे प्रोग्राम को टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट एक साथ स्कैन करता है। क्लियर हुआ कंपाइलर की वर्किंग? राइट। जबकि अगर हम बात करें इंटरप्रेटर की, सपोज करो सेम हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सेकंड इंस्ट्रक्शन, थर्ड इंस्ट्रक्शन और फोर्थ इंस्ट्रक्शन, सेम हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं लो लेवल इंस्ट्रक्शन में। और अब की बार मैंने यहां पर ट्रांसलेटर कौन सा यूज किया है? इंटरप्रेटर यूज किया। तो इंटरप्रेटर क्या करता है? आपके इंस्ट्रक्शन को एट अ टाइम सिंगल इंस्ट्रक्शन पिक करता है, आपके इंस्ट्रक्शन को रीड करता है लाइन बाय लाइन, एट अ टाइम सिंगल इंस्ट्रक्शन को वो पिक करता है और चेक करता है क्या आपके इंस्ट्रक्शन में कोई एरर प्रेजेंट है। अगर एरर प्रेजेंट है तो वही आपके प्रोग्राम को क्या कर देता है? टर्मिनेट कर देता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इन इंस्ट्रक्शन में सपोज करो हमने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन और थर्ड इंस्ट्रक्शन में कोई एरर किया है। ठीक है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन और थर्ड इंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है? एरर है। तो जब मैं इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करूंगा इंटरप्रेटर के थ्रू, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? आपके इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन रीड करता है। सबसे पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन रीड करेगा, चेक करो क्या फर्स्ट इंस्ट्रक्शन करेक्ट है क्या? नहीं है। तो यही आपके प्रोग्राम को ये क्या कर देगा? टर्मिनेट कर देगा और आपको बोलेगा कि फर्स्ट लाइन के अंदर आपने क्या किया है? एरर की है। तो सबसे पहले आप उस एरर को क्या करो? रिजॉल्व करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट लाइन पे जो भी एरर है इस एरर को हमने रिजॉल्व कर दिया, राइट। अब वापस हम इसको रन करेंगे। ठीक है, तो अगेन इंटरप्रेटर क्या करेगा? वापस आपका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पिक करेगा। हमेशा इंस्ट्रक्शन कैसे पिक करेगा? लाइन बाय लाइन रीड करता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ स्कैन कर देता है, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन आपके इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन रीड किया, करेक्ट है, तो इसको कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कर देगा, इसको लो लेवल में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कर देगा। फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन रीड करेगा, करेक्ट है, लो लेवल में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कर देगा। फिर थर्ड इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, एरर है, तो यहां पे आपके प्रोग्राम को क्या कर देगा? टर्मिनेट कर देगा और आपको बोलेगा थर्ड लाइन के अंदर आपने एरर करी है, सबसे पहले उस एरर को रिजॉल्व करो, फिर मैं वर्किंग वापस स्टार्ट करूंगा। तो अब आप क्या करोगे? थर्ड इंस्ट्रक्शन की एरर को रिजॉल्व करोगे। नाउ अगेन अब अपना प्रोसेस वापस से स्टार्ट करोगे, तो कंपाइलर क्या करेगा? वापस से फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट होगा, वापस जाएगा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर, चेक करेगा, करेक्ट है, कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कर देगा। फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन पिक करेगा, करेक्ट है, कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कर देगा। फिर थर्ड इंस्ट्रक्शन पे जाएगा, करेक्ट है, कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कर देगा। फिर फोर्थ इंस्ट्रक्शन पे जाएगा, करेक्ट है, कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कर देगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस आता है? कंपाइलर आपके पूरे डॉक्यूमेंट को टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट एक साथ स्कैन करके अगर कोई एरर प्रेजेंट है तो एक साथ आपको बता देता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? आपके इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। क्लियर हुआ? तो अगर मैं वर्किंग की बात करूं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की अगर मैं वर्किंग की बात करूं, तो दोनों में से किसकी वर्किंग फास्ट होगी? कंपाइलर की वर्किंग फास्ट होगी या इंटरप्रेटर की वर्किंग फास्ट होगी? बट ऑब्वियसली कंपाइलर की वर्किंग क्या होगी? फास्ट होगी एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर, राइट।
कंपाइलर की वर्किंग क्या होगी, फास्ट होगी एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। क्लियर हुआ? तो यहां पे हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसलेटर्स की होती है। तो हमारे पास कितने ट्रांसलेटर्स अवेलेबल हैं, 3 ट्रांसलेटर्स हमारे पास होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। असेंबलर क्या काम करता है, असेंबली इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है लो लेवल इंस्ट्रक्शन के अंदर, जबकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं, आपके हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करते हैं किसमें, लो लेवल इंस्ट्रक्शन। क्लियर हुआ? ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ट्रांसलेटर्स का यूज करती हैं किसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए, हाई लेवल इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करने के लिए लो लेवल इंस्ट्रक्शन के अंदर। क्लियर हुआ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क कैसे करती है? क्लियर है? तो जावा कैसी लैंग्वेज है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों में से किसका यूज करती है, तो ध्यान रखना जावा दोनों का ही यूज करता है। जावा इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। ठीक है, जावा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज करती है अपने एग्जीक्यूशन के लिए, राइट। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कहां यूज होता है, ये अपन आगे आने वाले टॉपिक में देखेंगे कि जावा कहां पर कंपाइलर का यूज करता है और इंटरप्रेटर का रोल कहां पर आता है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना सा ध्यान रखो, जावा अपने एग्जीक्यूशन के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का ही यूज करता है। यहां तक क्लियर हुआ जावा के बारे में, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, जावा का नेक्स्ट फीचर आता है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा कैसी लैंग्वेज है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या चीज है, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक अप्रोच होती है जिसको यूज करके हम किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक अप्रोच है, एक इंजीनियरिंग अप्रोच है जिसको यूज करके हम किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, राइट। सपोज करो कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो एसएससी की प्रिपरेशन करने के लिए हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सपोज करो एसएससी के एग्जाम में आपको ए सब्जेक्ट पढ़ना है, बी भी पढ़ना है, सी भी पढ़ना है और डी भी पढ़ना है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ स्टार्ट कर देते हो क्या, नहीं। आप क्या करते हो, अगर आपको कोई भी टारगेट अचीव करना है तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप एक अप्रोच बनाते हो, ठीक है। अप्रोच आप क्या बनाते हो, आप सारे सब्जेक्ट को, सारे सिलेबस को एक बार एग्जामिन कर लेते हो और उसके बाद आप देखते हो कि यार सबसे पहले मैं ए सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर मैं बी सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर मैं सी सब्जेक्ट पढ़ूंगा और डी सब्जेक्ट मेरा है ना स्ट्रांग है तो सबसे कम टाइम में डी को दूंगा, कि अगर मैंने थोड़ा टाइम भी दिया तो भी मैं इसका कोर्स क्या कर लूंगा, कवर कर लूंगा। तो आप क्या करते हो, एक अप्रोच बनाते हो और उस अप्रोच को यूज करके आप अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हो, राइट। सपोज करो आपके कुछ और फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने भी सेम एग्जाम की तैयारी करी है, ठीक है। पर्सन 1, एक आपका रिलेटिव है पर्सन 1 और एक आपका रिलेटिव है पर्सन 2, ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, एसएससी की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिसमें से पर्सन 1 जो है, पर्सन 1 ऑलरेडी क्लियर कर चुका है, पर्सन 1 क्या कर चुका है, ऑलरेडी इस एग्जाम को क्रैक कर चुका है, क्लियर कर चुका है। तो जब भी क्या होता है, हमारे यहां पर रिलेटिव्स जब सेम स्ट्रीम की तैयारी करते हैं, एक ही एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपस में एक है ना डिस्कशन जरूर हो जाता है कि भाई तू किस अप्रोच को फॉलो कर रहा है या आप किस अप्रोच को फॉलो कर रहे हो, एक है ना जनरल डिस्कशन जरूर हो जाता है, ठीक है।
तो एक आपका जो रिलेटिव है वो एक ऐसा है जिसने एक ही अटेम्प्ट में एसएससी को क्लियर कर लिया, और एक आपका रिलेटिव है जो 3 से 4 अटेम्प्ट दे चुका है और अभी तक उसने एसएससी को क्लियर नहीं किया है। तो जब भी कोई जनरल आपके बीच में डिस्कशन होता है तो सब क्या करते हैं, सब एक जनरल डिस्कशन करते हैं कि आप किस अप्रोच को फॉलो कर रहे हो। होता है ना, एक जनरल डिस्कशन सा हो जाता है कि यार मैं तो सबसे पहले ए पढ़ रहा हूं, फिर बी पढ़ूंगा, फिर सी पढ़ूंगा, लास्ट में डी करूंगा, तो मैं सारा कोर्स मेरे को लगता है कि मैं कंप्लीट कर लूंगा। तो इतने में फिर क्या होता है, सभी जने अपने व्यूज भी शेयर करते हैं। जैसे P1 ने बोला नहीं भाई तू है ना गलत अप्रोच फॉलो कर रहा है, सबसे पहले ए मत कर, एक काम कर सबसे पहले बी कर, बी का वेटेज ज्यादा है, फिर ए करना, फिर सी करना और लास्ट में डी सब्जेक्ट को उठाना। मैंने इस अप्रोच को फॉलो किया था तो मेरा एक ही अटेम्प्ट में मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। होता है ना डिस्कशन। और सेम उसमें सेकंड पर्सन एकदम से भरा पड़ा है भाई, वो 3 से 4 अटेम्प्ट दे चुका, अभी तक उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, भर जाते हैं ना। तो वो एकदम से बोलता है भाई इस अप्रोच को फॉलो मत करना, इस अप्रोच को मैं फॉलो करके देख चुका हूं और जितने मैंने अभी अटेम्प्ट दिए हैं एक चीज मुझे समझ में आ गई है, सबसे पहले करो डी, फिर करो बी, फिर करो ए और लास्ट में करना सी। ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई डिस्कशन होता है तो आपके सामने क्या हो गया, बहुत सारी अप्रोचेस आ जाती हैं। तो आप किसकी अप्रोच को फॉलो करना पसंद करोगे, फर्स्ट पर्सन की अप्रोच फॉलो करना पसंद करोगे या सेकंड पर्सन की अप्रोच फॉलो करना पसंद करोगे? बट ऑब्वियसली आपका मन हमेशा किसकी साइड जाएगा, आप किसकी साइड अट्रैक्ट होगे, फर्स्ट पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होगे। क्यों? क्योंकि वहां से हमें कोई एडवांटेज आता दिखेगा, कुछ फायदा आता हुआ दिखेगा कि भैया अगर इसने इस अप्रोच को फॉलो करके एक अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर कर लिया है तो ये कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूं। तो जब आपके पास बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, तो आप हमेशा कौन सी अप्रोच को फॉलो करना पसंद करोगे, जिस अप्रोच से आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलेगा, हमेशा आप उसी अप्रोच की तरफ अट्रैक्ट होगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैंने आपको बताया क्या होता है, ये एक इंजीनियरिंग अप्रोच है जिसको यूज करके आप किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। तो अगर हमें कोई अप्रोच को यूज करना, आपके पास बहुत सारी अप्रोचेस हैं, ठीक है, एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो अगर हम किसी अप्रोच को यूज कर रहे हैं, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को यूज कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, तो जरूर हमारे को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच से कोई ना कोई एडवांटेज मिल रहा होगा, राइट। तो अगर मैं मेजर 2 एडवांटेज की बात करूं, वैसे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स आपको बहुत सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर मैं मेजर 2 एडवांटेज की बात करूं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वो फर्स्ट तो है डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, और सेकंड एडवांटेज है हमारे पास कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है। वैसे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स आपको बहुत सारे एडवांटेजेस, बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जो आप आने वाले अपने मॉड्यूल में पढ़ोगे भी। ठीक है, आपका यहाँ पे मॉड्यूल आएगा जावा प्रोग्रामिंग में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉड्यूल, वहां पे आप सारे फीचर्स के बारे में पढ़ोगे। लेकिन अगर मैं मेजर 2 फीचर की बात करूं, मेजर 2 एडवांटेज की बात करूं जो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच प्रोवाइड करता है, तो वो है सबसे पहला डेटा सिक्योरिटी और दूसरा होता है कोड रीयूजेबिलिटी। स्टॉप। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं डेटा सिक्योरिटी के बारे में कि डेटा सिक्योरिटी क्या चीज है। सपोज करो आप सभी ने एक एप्लीकेशन यूज करा होगा फेसबुक का, राइट। तो फेसबुक के अंदर आपका क्या पड़ा है, बहुत सारा डेटा पड़ा है, ठीक है। आपके पोस्ट होंगे, आपके फोटोज होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, एन नंबर ऑफ डेटा आपका फेसबुक पे पड़ा है। सपोज करो आज अगर मैं आपकी फेसबुक एप्लीकेशन से सारा डेटा रिमूव कर दूं,
ठीक है, आपकी जो फेसबुक एप्लीकेशन है उस फेसबुक एप्लीकेशन में से सारा डेटा रिमूव कर दूं, तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या वो फेसबुक का एप्लीकेशन आपके किसी काम का है? नहीं है, राइट। सेम वे में सपोज करो आपका कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, जैसे लेट अस सपोज अमेजन है आपके पास, ठीक है। अब अमेजन जो आपकी वेबसाइट है, सभी ने शॉपिंग करी है अमेजन पे, अगर उस अमेजन में जितने भी प्रोडक्ट्स आपको शो हो रहे हैं वो सारा क्या है? डेटा है। उस डेटा को अगर मैं रिमूव कर दूं वहां से, तो वो अमेजन एप्लीकेशन आपके किसी काम का है क्या? अगर डेटा ही उसमें से रिमूव हो गया, कोई प्रोडक्ट ही शो नहीं होगा, तो वो एप्लीकेशन आपके किसी काम का है क्या? नहीं है। तो डेटा को सिक्योर करना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? डेवलपर की होती है, राइट। तो अगर जो बैंक है, सपोज करो एक बैंक है, अगर बैंक में से मैं उसका कैश रिमूव कर दूं, तो वो बैंक किसी काम का है क्या? अगर बैंक में से मैंने कैश को रिमूव कर दिया, तो बताओ बैंक किसी काम का है? नहीं है। तो जिस तरीके से बैंक के लिए उसका कैश इंपॉर्टेंट होता है, सेम उसी वे में एक डेवलपर के लिए उसका डेटा इंपॉर्टेंट होता है। तो डेटा को सिक्योर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम यहाँ पे एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या ऐसी अप्रोच को यूज करना पसंद करेंगे जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा हो? डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा हो। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच आपको क्या प्रोवाइड करती है? डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट इज कोड रीयूजेबिलिटी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स आपको कोड रीयूजेबिलिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब ये कोड रीयूजेबिलिटी से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? सपोज करो बैंक की बात करते हैं, सभी लोग बैंक गए हुए हैं, राइट। तो बैंक में एक फैसिलिटी आपको मिलती है, लोन फैसिलिटी, राइट। अगर आप बैंक में कभी भी लोन लेने के लिए जाओ, तो जैसे ही आप बोलते हो कि सर हमें लोन चाहिए, तो वो आपके सामने n नंबर ऑफ कैटेगरीज रख देते हैं कि आपको किस टाइप का लोन चाहिए, ठीक है। आपको ऑटोमोबाइल लोन चाहिए, आपको पर्सनल लोन चाहिए, आपको कंस्ट्रक्शन लोन चाहिए, आपको एग्रीकल्चर लोन चाहिए, एंड सो ऑन। n नंबर ऑफ कैटेगरीज आपके सामने रख देंगे कि आपको किस टाइप का लोन चाहिए। तो जब भी आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो लोन का एक फिक्स्ड प्रोसीजर होता है, राइट। सपोज करो कि हमने यहाँ पे अप्लाई किया ऑटो लोन के लिए, तो जैसे ही आप ऑटो लोन के लिए अप्लाई करोगे, तो ये आपसे क्या कहते हैं कि सर आपका पैन कार्ड दे दीजिए, डॉक्यूमेंट्स लेते हैं आपसे, आपका आधार कार्ड दे दीजिए, आपके बैंक स्टेटमेंट्स चेक करेंगे, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स चेक करेंगे, राइट। आपका एड्रेस प्रूफ वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और लास्ट में आकर के क्या करते हैं? आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं। लास्ट में आकर के क्या करते हैं? आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर परफेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, तो आपसे क्या कहते हैं कि ठीक है सर, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हम आपको ऑटोमोबाइल लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। यही प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, राइट। लास्ट में आकर के आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर सही है, तो आपसे लास्ट में आके क्या कह देंगे? जो भी उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, सपोज करो कि आपसे बोला कि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हम आपको ऑटोमोबाइल लोन प्रोवाइड कर देते हैं। यही प्रोसीजर होता है। चलो सपोज करो हमने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया, ठीक है। सपोज करो हमने किसके लिए अप्लाई किया? पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया। तब क्या कहेंगे? अगेन सेम प्रोसीजर, सर आप अपना पैन कार्ड दे दीजिए, आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए, आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स दे दीजिए, आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न दे दीजिए, आपका एड्रेस प्रूफ वेरीफाई करेंगे। लास्ट में क्या चेक करेंगे? सिबिल स्कोर चेक करेंगे। अगर आपका सिबिल स्कोर सही है, तो आपसे कह देंगे ठीक है सर, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हम आपको
पर्सनल लोन देने को तैयार है। यही प्रोसीजर होता है। नाउ सपोज करो कि हमने कंस्ट्रक्शन लोन के लिए अप्लाई किया, तब क्या होगा? अगेन सेम प्रोसीजर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, एड्रेस प्रूफ, लास्ट में सिविल स्कोर चेक करके क्या कह देंगे? ठीक है सर, 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हम आपको कंस्ट्रक्शन लोन प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। एंड सेम गोज विथ एग्रीकल्चर लोन ऑल्सो। अगेन पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, एड्रेस प्रूफ, सिविल स्कोर चेक करके कहेंगे ठीक है सर, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हम आपको एग्रीकल्चर लोन देने को तैयार है। यही प्रोसेस होता है। ठीक है, सपोज करो आज आप कोई एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, ठीक है, और एप्लीकेशन किसके लिए डेवलप कर रहे हो? आप किसी बैंक के लिए कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो। अगर आप बैंक के लिए एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो उसमें आपको लोन डिपार्टमेंट शो करना पड़ेगा, राइट? और अगर लोन डिपार्टमेंट शो कर रहे हो तो सारी कैटेगरी के लोन शो करने पड़ेंगे। हर एक कैटेगरी का अपना पूरा प्रोसीजर आपको लिखना पड़ेगा, टॉप टू डाउन। सबसे पहले पैन कार्ड लेना है, आधार कार्ड लेना है, बैंक स्टेटमेंट लेना है, आईटीआर लेना है, एड्रेस प्रूफ लेना है, फिर सिविल स्कोर चेक करना है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना? अगर हर एक कैटेगरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा उसका प्रोसीजर लिखना पड़ेगा। मतलब 100% आप कोड लिख रहे हो ऑटोमोबाइल के लिए, 100% आप कोड लिख रहे हो पर्सनल लोन कैटेगरी के लिए, 100% आप कोड लिख रहे हो कंस्ट्रक्शन लोन के लिए, 100% आप कोड लिख रहे हो किसके लिए? एग्रीकल्चर लोन के लिए। तो टोटल कितना परसेंट आपने कोड लिखा? 400% आपने क्या लिखा? कोड लिखा, राइट? लिखना पड़ेगा, सभी कैटेगरी का पूरा प्रोसीजर लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे इन चारों कैटेगरी की बात करूं तो इन चारों कैटेगरी के अंदर से आप अगर चेक करोगे तो आप देखोगे कि जो आपका 90% प्रोसीजर है, इस 100% में से जो आपका 90% प्रोसीजर है वो सभी कैटेगरी में क्या है? सेम है। चेक करो, आपका जो 90% प्रोसीजर है वो सभी कैटेगरी के अंदर क्या है? सेम है। तो क्या आप सेम कोड को बार बार हर कैटेगरी के लिए रिपीट नहीं कर रहे क्या? तो बिना मतलब आपका कोड की लेंथ इंक्रीज हो रही है, यस और नो? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर आपको क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर कहता है कि आपकी जो मोस्ट कॉमन फंक्शनैलिटी है, जो आपकी हर जगह काम में आने वाली है, उस फंक्शनैलिटी को आप एक क्लास में लिख लो। ठीक है, मैंने जैसे यहां पे एक क्लास बनाई लोन नाम की, और मेरी कितनी परसेंट फंक्शनैलिटी कॉमन है? 90%। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर क्या कहता है कि आपका जो मोस्ट कॉमन फंक्शनैलिटी है, जो आपकी हर जगह काम में आने वाली है, उस मोस्ट कॉमन फंक्शनैलिटी को आप एक क्लास में लिख लो। और जहां पर भी आप इस क्लास को, इस फंक्शनैलिटी को यूज करना चाहते हो, आप इस क्लास को क्या कर लो? इनहेरिट कर लो। आप इस क्लास को क्या कर लो? इनहेरिट कर लो। ठीक है, तो अगर मैंने 90% फंक्शनैलिटी को अलग कर लिया तो रिमेनिंग मेरे को कितनी फंक्शनैलिटी लिखनी पड़ी? रिमेनिंग फंक्शनैलिटी मुझे कितनी लिखनी पड़ी? 10% इसके लिए लिखनी पड़ी, 10% इसके लिए लिखनी पड़ी, 10% कंस्ट्रक्शन लोन के लिए लिखनी पड़ी, और 10% किसके लिए लिखनी पड़ी? एग्रीकल्चर लोन के लिए। तो टोटल कोड मुझे कितना लिखना पड़ा? 40% तो ये और 90% वो। तो टोटल कोड मुझे कितना लिखना पड़ा? 130% लिखना पड़ा। 130% लाइन ऑफ कोड क्या मेरा सेम काम कर रहा है जो 400% लाइन ऑफ कोड कर रहा है? यस और नो? राइट? तो ये एडवांटेज होता है कोड रीयूजेबिलिटी फैसिलिटी का। इससे क्या होता है, आपका जो मोस्ट कॉमन फंक्शनैलिटी है, जो आपकी हर जगह यूज में आने वाली है, उसको आप एक क्लास में लिख लो, और जहां पर भी आपको उस फंक्शनैलिटी को यूज करना है, वहां पर आप इस क्लास की फंक्शनैलिटी को क्या कर लो? इनहेरिट कर लो, या इस क्लास का आप क्या बना लो? ऑब्जेक्ट बना लो। जहां पर भी आपको इस क्लास की फंक्शनैलिटी को यूज करना है, वहां पर आप इस क्लास की फंक्शनैलिटी को क्या कर लो? इनहेरिट कर लो। ठीक है, तो ऐसा करने से होगा क्या? लाइंस ऑफ कोड, ठीक है, जो आपकी अभी 400 लाइन ऑफ कोड था वो कितना बन गया? 130 लाइन ऑफ कोड बन गया। अगर नंबर ऑफ लाइंस कम होगी कोड की
तो रीडेबिलिटी बढ़ेगी, और रीडेबिलिटी बढ़ेगी तो सपोज करो कि कभी कोई एरर आ गया आपके कोड में, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन में अगर कोई एरर आ गया, कोड की लाइंस कम है, तो उस एरर को हम जल्दी फाइंड आउट कर पाएंगे, यस और नो, राइट। सपोज करो आज मैं आपको एक कोड दूं और वो कोड है 100 लाइंस का, उसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है, और एक कोड मैंने आपको दिया जो कोड है 50 लाइंस का, उसके अंदर आपको एरर फाइंड आउट करनी है। तो दोनों में से जल्दी आप किसमें कर पाओगे? बट ऑब्वियसली जिसमें लाइंस ऑफ कोड कम होगा, 50 लाइंस में जल्दी निकलेगा। तो अगर लाइंस ऑफ कोड कम होगा तो एप्लीकेशन को मेंटेन करने में आसानी होगी, एरर्स अगर कोई आई तो उसको हम जल्दी मेंटेन कर पाएंगे, राइट। अल्टीमेटली होगा क्या, आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, राइट। तो कोड रीयूजेबिलिटी फैसिलिटी क्या करती है, लाइंस ऑफ कोड को रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से कोड की रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है, और रीडेबिलिटी इंप्रूव होगी तो एप्लीकेशन को मेंटेन करना, मेंटेनेंस करना उस एप्लीकेशन का वो आसान हो जाएगा, अल्टीमेटली हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। तो मेजर दो एडवांटेज जो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है वो है, सबसे पहला तो डेटा सिक्योरिटी, डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और सेकंड एडवांटेज हमारे को यहाँ पे प्रोवाइड करता है कोड रीयूजेबिलिटी। हम मोस्ट कॉमन फंक्शनैलिटी को एक क्लास में मेंशन कर सकते हैं, और जहां पर भी उस फंक्शनैलिटी की हमें जरूरत है हम उस क्लास को वहां पर इनहेरिट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? दोनों चीजें समझ में आ गई, डेटा सिक्योरिटी और कोड रीयूजेबिलिटी। कैसे इनहेरिट करना ये अपन आने वाले सेशंस के अंदर सीखेंगे, राइट। आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा इनहेरिटेंस का, वहां हम सीखेंगे क्लास की फंक्शनैलिटीज को हम कैसे इनहेरिट करते हैं। तो यहां पे मैंने एक टर्म का यूज किया, क्लास। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये क्लास यार हम बनाते क्यों हैं, ये क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। इन दो टर्म्स को हम सबसे पहले क्लियर करते हैं कि क्लास क्या चीज है और ऑब्जेक्ट क्या चीज है, राइट। तो यहां पे हमारे पास टर्म आती है क्लास और ऑब्जेक्ट, कि क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं क्लास की बात करूं, क्लास क्या होती है? क्लास होती है इमेजिनरी क्वांटिटी, मतलब जो रियल टाइम में एग्जिस्ट नहीं कर रही, इट इज जस्ट एन इमेजिनरी क्वांटिटी। इमेजिनरी क्वांटिटी है जो अभी रियल टाइम में एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो क्लास है एक इमेजिनरी क्वांटिटी, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है उस इमेजिनरी क्वांटिटी का, उस इमेजिनेशन का रियल वर्ल्ड एंटिटी जो रियल टाइम में एग्जिस्ट करता है। ऑब्जेक्ट होता है रियल वर्ल्ड एंटिटी जो रियल टाइम में एग्जिस्ट करता है। इन दोनों टर्म्स को क्लियर करने के लिए अपन एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, ठीक है। सपोज करो आप रात में सो रहे हो अपने घर पे, ठीक है, आपने एक सपना देखा, ठीक है ना, सोते सोते आपने एक क्या देखा? सपना देखा, ठीक है, सपना देख रहे हो। सपने में आपने क्या देखा कि यार मैं एक कार बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? कार बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें 4 गियर होंगे, 4 लोग बैठेंगे, और कितने भी दूर का डिस्टेंस होगा वो आराम से हम क्या करेंगे? कवर करेंगे, ठीक है। क्या आपने क्या देखा? एक सपना देखा। क्या ये कार अभी रियल टाइम पे एग्जिस्ट कर रही है? क्या नहीं कर रही। आपने सिंपली एक इमेजिनेशन रखी है, एक सपना देखा है कि यार मैं एक कार बनाऊंगा जिसमें 4 दरवाजे होंगे, 4 गियर होंगे, 4 टायर होंगे, इंजन होगा, और उसमें 4 लोग बैठ करके कितने भी दूर का डिस्टेंस बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। ये क्या है? जस्ट एक इमेजिनेशन है, जिसमें आपने क्या क्या फंक्शनैलिटी देखी कि उसके 4 दरवाजे हैं, इंजन है, उसमें 4 टायर हैं, ये सारे क्या है? फंक्शनैलिटी है उसकी। 4 लोग बैठ करके कितनी भी दूर का डिस्टेंस बहुत आसानी से हम इसमें ट्रेवल कर सकते हैं। ये क्या है? इमेजिनेशन है, रियल टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, जस्ट एक सपना है।
तो ये जो इमेजिनरी क्वांटिटी होती है, जो रियल टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये इमेजिनरी क्वांटिटी होती है आपकी क्लास, जो सिंपली क्या शो करती है, एक फंक्शनैलिटी शो करती है कि वो कार क्या क्या फंक्शनैलिटी उस कार के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन वो रियल वर्ल्ड में अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही, जस्ट एक इमेजिनेशन है, राइट। अब सपोज करो एकदम से आपकी नींद खुली, सुबह जैसे ही आप उठे, आपके कुछ फ्रेंड्स आपके घर पे आए, और वो फ्रेंड्स आकर के क्या कहते हैं आपसे कि यार कहीं अपन घूमने चलते हैं, ठीक है ना, लेट से चलो पंजाब चलते हैं यार घूमने, बहुत दिन हो गए कहीं बाहर नहीं निकले, पंजाब चलते हैं घूमने के। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपको अगर पंजाब जाना है, बाहर घूमने जाना है, तो रात में जो आपने सपना देखा था कि यार मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा जिसमें इंजन होगा, 4 टायर होंगे, 4 गियर होंगे, 4 दरवाजे होंगे, 4 लोग बैठ करके कितने भी दूर का डिस्टेंस बहुत आराम से हम ट्रेवल कर सकते हैं, तो वो जो आपने सपना देखा था, क्या आप उस सपने में बैठ करके पंजाब जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते। आप इस सपने की फंक्शनैलिटी को, इस सपने में जो आपने फंक्शनैलिटी देखी है, इस फंक्शनैलिटी को आप कब तक यूज नहीं कर सकते? जब तक आप इस फंक्शनैलिटी को रियल वर्ल्ड में ना ले आओ, जब तक आप इस फंक्शनैलिटी को रियल वर्ल्ड में ना लेकर के आ जाओ, जब तक आप इस फंक्शनैलिटी को यूज नहीं कर सकते, राइट। तो ये जो रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, अगर मुझे इस कार को यूज करना है तो इस कार को मुझे क्या करना पड़ेगा? रियल वर्ल्ड में लेकर आना पड़ेगा, राइट। तो ये जो रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, इस रियल वर्ल्ड एंटिटी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लास क्या होती है? इमेजिनरी क्वांटिटी। सिंपली क्या शो करेगा कि हमारा जो इमेजिनरी क्वांटिटी है, हमारी जो क्लास है, वो क्या क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगर आपको उस फंक्शनैलिटी को यूज करना है तो आप उसको यूज कब कर पाओगे? जब आप उस इमेजिनेशन को, उस क्लास को रियल वर्ल्ड में नहीं ले आते, तब तक आप उसकी फंक्शनैलिटी को यूज नहीं कर सकते हो। तो यहां पे एक आउटकम हमारे पास आता है कि क्लास क्या है? क्लास एक इमेजिनरी क्वांटिटी है जो सिंपली क्या शो करती है? फंक्शनैलिटी शो करती है कि हम क्या क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उस क्लास की अगर फंक्शनैलिटी को हमें यूज करना है तो हम कैसे कर पाएंगे? उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके कर सकते हैं। जब तक हम उस क्लास को रियल वर्ल्ड में नहीं ले आएंगे, तब तक हम उस क्लास की फंक्शनैलिटी को यूज नहीं कर सकते। तो क्लास क्या होता है? एक इमेजिनरी क्वांटिटी होती है, या फिर आप क्या कह सकते हो? ब्लूप्रिंट ऑफ फंक्शनैलिटी की कौन कौन सी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो क्लास क्या है? एक इमेजिनरी क्वांटिटी है या फिर ब्लूप्रिंट है किसी भी फंक्शनैलिटी का, और ऑब्जेक्ट क्या है? उस क्लास का रियल वर्ल्ड इंस्टेंस, रियल वर्ल्ड एंटिटी जो है उस क्लास की, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? तो क्लास को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? ब्लूप्रिंट ऑफ फंक्शनैलिटी, ब्लूप्रिंट ऑफ फंक्शनैलिटी। और ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? रियल वर्ल्ड एंटिटी ऑफ क्लास, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर क्लास की रियल वर्ल्ड एंटिटी। समझ में आया क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है। एक और एग्जांपल अपन यहां पर लेते हैं इसको और क्लैरिफाई करने के लिए कि क्लास क्या चीज है और ऑब्जेक्ट क्या चीज है, ठीक है। जब भी हमें कोई घर बनाना होता है, सपोज करो आज हम कोई घर बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना, कोई प्लॉट है, प्लॉट पे हमें घर बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं। तो आर्किटेक्ट क्या करता है? एक नक्शा बना करके आपको दे देता है। वो नक्शा बेसिकली क्या होता है? उस नक्शे के अंदर आपको वो बता देता है कि आपको अपना घर किस अकॉर्डिंग बनाना है। यहाँ पे आपकी होगी किचन, ये होगा आपका डाइनिंग एरिया, ठीक है, या फिर लिविंग एरिया, लिविंग रूम, यहां होगा आपका बेडरूम, ठीक है ना। तो एक आपको ब्लूप्रिंट बना करके दे देता है कि अगर आप इस नक्शे के अकॉर्डिंग अपनी बिल्डिंग खड़ी करोगे
तो आपकी बिल्डिंग किस तरीके से दिखेगी कि इधर किचन होगा, इधर बेडरूम होगा, इधर आपका लिविंग रूम होगा, राइट। ये क्या है, ब्लूप्रिंट है, एक इमेजिनेशन है। तो ये जो इमेजिनरी क्वांटिटी हो गई जो आपको अपनी फंक्शनैलिटी बता रहा है कि ये किचन है, ये लिविंग रूम है, ये बेडरूम है, तो ये इमेजिनरी क्वांटिटी आपकी क्या हो गई, क्लास। ये क्या हो गई आपकी क्लास। सपोज करो बारिश वारिश के मौसम में हो रहा है, आपको मैगी खाने की इच्छा कर रही है। अब मैगी बनाने के लिए आपको किचन में जाना पड़ेगा। तो ये जो आपने अपना ब्लूप्रिंट तैयार करवाया है आर्किटेक्ट से, क्या इस किचन को आप यूज कर सकते हो क्या? इसके ऊपर ऐसे मैं चढ़ जाऊं, किचन के ऊपर पहुंच जाऊं और किचन को यूज कर सकता हूं क्या? मैं नहीं कर सकता। इस किचन को मैं कब तक यूज नहीं कर सकता? जब तक इस नक्शे के अकॉर्डिंग मैं क्या नहीं बना दूं, बिल्डिंग नहीं बना दूं। जब तक मैं इस ब्लूप्रिंट से बिल्डिंग नहीं बना दूं, जब तक इस इमेजिनरी क्वांटिटी को मैं रियल वर्ल्ड में ना ले आऊं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर दूं, जब तक मैं इस किचन को क्या है, यूज में नहीं ले सकता हूं। एक बार जब इस नक्शे के अकॉर्डिंग मैंने अपनी बिल्डिंग क्रिएट कर दी, तब बिल्डिंग बनने के बाद क्या हम उसकी किचन को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, किसी भी क्लास की अगर आपको फंक्शनैलिटी को यूज करना है तो उस क्लास की फंक्शनैलिटी को आप कैसे यूज कर पाते हो? उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, उस क्लास को रियल वर्ल्ड में लेकर आकर के, उसके बाद ही आप उस क्लास की फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या चीज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक इंजीनियरिंग अप्रोच है जिसके थ्रू आप किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। और ये अप्रोच क्या कहती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच कहती है कि आपको जो भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है, आपको जो भी टास्क परफॉर्म करना है, जो भी फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करनी है, उस फंक्शनैलिटी को आप किस में लिख दो? एक क्लास के अंदर लिख दो। उस फंक्शनैलिटी को आप किस में लिख दो? एक क्लास के अंदर लिख दो। और जहां पर भी आपको उस फंक्शनैलिटी को यूज करना है, आप इस क्लास का क्या क्रिएट कर दो? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। समझ में आया? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच आपको क्या कहती है कि आपको जो भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है, उस फंक्शनैलिटी को आप किसके अंदर मेंशन कर दो? एक क्लास के अंदर लिख दो। और आपको जब भी उस फंक्शनैलिटी को यूज करना है तो आप उस क्लास का क्या क्रिएट कर दो? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। समझ में आया? तो जावा कैसी लैंग्वेज है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करता है किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो जावा में अगर आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो उस टास्क को आपको हमेशा किस में मेंशन करना पड़ेगा? एक क्लास के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर आप एक क्लास बनाना चाहते हैं तो जावा में क्लास बनाने के लिए जावा ने आपको एक रिजर्व्ड वर्ड प्रोवाइड किया है। ठीक है, रिजर्व्ड वर्ड क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जिनका एक पर्टिकुलर प्री डिफाइंड मीनिंग होता है। ठीक है, रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं? हर एक लैंग्वेज के अंदर कुछ वर्ड्स को रिजर्व किया जाता है जिनकी अपनी एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी होती है जिसको वो परफॉर्म करते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। तो जावा ने आपको एक यहां पर रिजर्व्ड वर्ड प्रोवाइड किया है क्लास नाम का। ठीक है, ये रिजर्व्ड वर्ड की क्या फंक्शनैलिटी है? ये रिजर्व्ड वर्ड क्या क्रिएट करता है? क्लास क्रिएट करता है। और क्लास क्रिएट करने के लिए सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले आप यूज करते हो क्लास कीवर्ड का और उसके बाद यहां पर लिखोगे क्लास का नाम, क्लास नेम। जो भी जिस नाम से भी आपको क्लास क्रिएट करनी है उस क्लास का नाम आप यहां पर मेंशन करोगे। और जो भी फंक्शन या मेथड्स आपको यहाँ पे जो भी बनाने हैं, जो भी टास्क आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, वो टास्क आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी क्लास बनानी है, सपोज करो मुझे क्लास बनानी है सम नाम से, तो मैं कैसे क्रिएट करूंगा? क्लास, और सपोज करो क्लास का मैंने नाम दिया सम। अब इस क्लास में मुझे जो भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है वो फंक्शनैलिटी मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्लियर है? तो अगर आपको कोई भी क्लास बनानी है तो आपको कौन से रिजर्व्ड वर्ड का यूज करना पड़ेगा? क्लास रिजर्व्ड वर्ड का यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या चीज है? ठीक है, तो दो पॉइंट हमने यहाँ पे देखे, दो फीचर्स जावा के हमने देखे कि जावा कैसी लैंग्वेज है? एक
हाई लेवल लैंग्वेज है, और सेकंड हमने देखा कि जावा कैसी लैंग्वेज है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर हो गया यहां तक? नाउ नेक्स्ट फीचर हम यहां पर देखते हैं, जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता क्या है, राइट? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट समझने के लिए अपन एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? सपोज करो हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है? जैसे मेरे पास ये एक सिस्टम है यहां पर, ठीक है? सपोज करो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको कोई भी एक लेटर लिखना है, ठीक है? लेटर लिखना है सपोज करो, तो यूजुअली आप लेटर लिखने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हो? जनरली हम लोग यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, राइट? तो सपोज करो हमने यहां पर एक ये वर्ड ओपन कर लिया है, ठीक है? वर्ड में मुझे कोई भी एक लेटर लिखना है, कोई भी लेटर मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है? ठीक है ना, कुछ भी मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है ना, जस्ट एन एग्जाम्पल। अब इस फाइल को मुझे क्या करना है? सेव करना है, ठीक है? मैंने वर्ड में कुछ भी यहां पर एक लेटर लिखा है, ठीक है? एक जस्ट एक अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस फाइल को मुझे सेव करना है। तो मैं सेव कैसे करता हूं फाइल को? एक ऑप्शन तो हमारे पास क्या होता है, फाइल मेन्यू के अंदर जाकर के हम सेव पे क्लिक करते हैं, राइट? या फिर हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट में जाकर के कंट्रोल एस हम यहां पर प्रेस कर सकते हैं, ठीक है? सपोज करो मैंने एफ या डेस्कटॉप पे मैंने इस फाइल को सेव किया, किस नाम से? लेटर के नाम से मैंने इस फाइल को क्या कर लिया? सेव कर लिया, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो फाइल हमने सेव करी है, ये फाइल हमारी कहां पर है? डेस्कटॉप पे सेव हुई है। तो बेसिकली अगर मैं इस फाइल की बात करूं, जो ये आपने फाइल सेव करी है, ये फाइल आपने कौन सी मेमोरी में सेव हुई है? आपके सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव हुई है, यस और नो? राइट? कहां पर सेव हुई है? हार्ड डिस्क में सेव होती है ना, तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव हुई है ये फाइल, राइट? देखो, तो आपने क्या किया, आपने वर्ड में एक लेटर लिखा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने एक लेटर लिखा, और इस लेटर को आपने सेव कर दिया। कहां पर सेव हुआ? कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी में ये फाइल सेव हुई है? हमारे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव हुई है, हार्ड डिस्क के अंदर। आपने इस फाइल को कहां सेव किया? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव किया। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं यहां पर बात करूं, तो क्या आपने यहां पर कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं किया? क्या आपने अपनी फाइल को कहां सेव किया? आपने अपनी फाइल को सेव किया हार्ड डिस्क के अंदर। तो क्या आपने यहां पर अपनी फाइल को हार्डवेयर में सेव नहीं किया? हार्ड डिस्क में सेव किया ना, हार्डवेयर के साथ आपने इंटरेक्ट किया, यस और नो? तो आप यहां पर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन कैसे कर पाए हो? आपने अपनी फाइल को हार्ड डिस्क में सेव किया, तो इनडायरेक्टली आपने हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन किया। तो आप अपनी फाइल को हार्डवेयर में कैसे सेव कर पाए हो? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके कंप्यूटर में क्या डला हुआ है? ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही तो आप अपने हार्डवेयर के अंदर अपनी फाइल सेव कर पाए हो, यस और नो? अगर आज मैं आपके सिस्टम से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिमूव कर दूं, सपोज करो आपने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखा है, जैसे मेरे सिस्टम में विंडोज डला हुआ है, तो अगर मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रिमूव कर दूं, तो क्या अब मैं अपनी फाइल डायरेक्टली हार्ड डिस्क के अंदर सेव कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता हूं, राइट? तो क्या मैं यहां से ये एक आउटकम ला सकता हूं कि अगर आपको हार्डवेयर से इंटरेक्शन करना है, ठीक है, अगर आप हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना चाहते हो, तो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए जो भी हमें सपोर्टिंग लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है,
हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए जो भी हमें सपोर्ट की जरूरत है, जो भी हमें सपोर्टिंग लाइब्रेरीज की जरूरत है, वो सपोर्टिंग लाइब्रेरी हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। यस और नो? अगर मैं आज आपके सिस्टम से ऑपरेटिंग सिस्टम को रिमूव कर दूं, तो अब क्या आप अपनी फाइल को डायरेक्टली हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। इसका मतलब अगर हमें हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है, तो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए जो सपोर्टिंग लाइब्रेरीज हैं वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर हुआ? तो यहां से हमारे पास एक आउटकम आता है कि अगर हम हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए जो भी सपोर्टिंग लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट है वो कौन हमें प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ? तो अगर मैं इस आउटकम की तरफ ध्यान दूं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं। यस और नो? हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, सेम वे में हमारे पास ऐसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे ही हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे ही उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट? n नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं हमारे पास। तो अगर हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी भी अपनी खुद की होगी। यस और नो? विंडोज अपनी खुद की लाइब्रेरी प्रोवाइड करेगा, लिनक्स अपनी खुद की लाइब्रेरी प्रोवाइड करेगा, मैक अपनी खुद की लाइब्रेरी प्रोवाइड करेगा, उबंटू अपनी खुद की लाइब्रेरी प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? समझ में आया? हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरीज अपनी खुद की होगी। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज की लाइब्रेरी जानता होगा क्या? नहीं जानता होगा। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, क्या वो लिनक्स की लाइब्रेरी जानता होगा क्या? नहीं जानता होगा। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, क्या वो विंडोज की लाइब्रेरी जानता होगा क्या? नहीं जानता होगा। क्या विंडोज मैक की लाइब्रेरी जानता होगा क्या? नहीं जानता होगा। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी खुद की लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ? तो दो आउटकम हमने यहां से लिए। पहला आउटकम हमने यहां से सीखा कि अगर हमें हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है, तो हार्डवेयर से इंटरेक्ट हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की सपोर्टिंग लाइब्रेरी की हेल्प से कर सकते हैं। और दूसरा आउटकम यहां से हमें मिला कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी खुद की लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए। समझ में आई इतनी सी बात? राइट? अब मुझे एक बात बताओ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे को क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है? ये एक ऐसा मीडियम होता है जिसके थ्रू आप मशीन से कम्युनिकेट करते हो। राइट? तो यहां पे अगर मैं मशीन्स की बात करूं, तो मशीन से मेरा मतलब क्या है? हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है। अभी अभी हमने देखा, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम है हार्डवेयर से इंटरेक्ट कराना, राइट, तो अभी हमने यहां पर देखा है कि हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए हमें किसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम की सपोर्टिंग लाइब्रेरीज का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम की सपोर्टिंग लाइब्रेरीज का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। बिना इसके आप हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो यहां से मुझे एक बात बताओ कि अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें हार्डवेयर से इंटरेक्ट कराने का मीडियम है, तो कहीं ना कहीं ये हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए सपोर्टिंग लाइब्रेरी इसको कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होगा। यस और नो? अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हमें हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें सपोर्टिंग लाइब्रेरी कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होगा। यस और नो? क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू अगर आप हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए सपोर्टिंग लाइब्रेरीज आपको कौन प्रोवाइड करेगा? हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा। यहां तक ये पॉइंट आपको क्लियर है अच्छे से? राइट? नाउ अगर मैं यहां पर बात करूं, सपोज करो मैंने यहां पर एक प्रोग्राम बनाया। ठीक है? प्रोग्राम बेसिकली होता क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। राइट? तो अगर मैंने यहां पर एक प्रोग्राम लिखा और इस प्रोग्राम में मैंने 4 इंस्ट्रक्शन दिए,
राइट। इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया demo.c के नाम से, ठीक है। मैंने एक सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम लिखा। तो बेसिकली ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये कैसे इंस्ट्रक्शंस हैं? हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस हैं, यस और नो? अगर मुझे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है तो इस हाई लेवल इंस्ट्रक्शन को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लो लेवल इंस्ट्रक्शन में। और उसके लिए हमें किसका रिक्वायरमेंट होता है? ट्रांसलेटर का रिक्वायरमेंट होता है। तो सी के कोड को हम यहाँ पे कौन सा ट्रांसलेटर यूज करते हैं? कंपाइलर यूज करते हैं। तो इस कोड को हम यहाँ पे क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं। और कंपाइल होने के बाद ये हमें क्या यहाँ पे जनरेट करके दे देता है? मशीन कोड जनरेट करके दे देता है। क्या जनरेट करके दे देता है? मशीन कोड जनरेट करके दे देता है। अब मशीन कोड क्या होता है? ये बेसिकली मशीन ओरिएंटेड कोड है, राइट। इसको कंप्यूटर बहुत आसानी से समझ सकता है। क्या ये कोड डायरेक्टली हमारे हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है? राइट, क्योंकि ये तो मशीन कोड है ना, मशीन्स डायरेक्टली समझ लेती हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो यहां पर ये जो मशीन कोड जनरेट हुआ, ये मशीन कोड डायरेक्टली हमारे हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। इसका मतलब ये जो मशीन कोड जनरेट हुआ, ये मशीन कोड कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम की सपोर्टिंग लाइब्रेरीज का यूज कर रहा है, यस और नो? क्योंकि अभी हमने देखा कि हार्डवेयर से इंटरेक्ट हम किसके थ्रू कर पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टिंग लाइब्रेरीज। बिना उसके हम हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये जो मशीन कोड है ये हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ऑपरेटिंग सिस्टम की उन सपोर्टिंग लाइब्रेरीज का यूज कर रहा है, राइट। क्लियर हो गई ये चीज? तो मुझे एक बात बताओ, अगर हमने ये जो demo.c है, इस कोड को मैंने बनाया सपोज करो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैंने यहां पर एक प्रोग्राम लिखा demo.c के अंदर, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को अगर मुझे रन करना है तो सबसे पहले मुझे इस प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा? कंपाइल करना पड़ेगा। और कंपाइल करने के बाद ये यहाँ पे क्या जनरेट कर देता है? मशीन कोड जनरेट कर देता है। मशीन कोड जनरेट कर देता है और ये कोड डायरेक्टली आपका सिस्टम क्या कर देता है? रन कर देता है। मतलब ये कोड डायरेक्टली आपके हार्डवेयर से क्या कर रहा है? इंटरेक्ट कर रहा है। तो अगर ये कोड डायरेक्टली आपके हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस कोड के अंदर सपोर्टिंग लाइब्रेरीज इसने यूज करी होगी ऑपरेटिंग सिस्टम की, राइट। तो यहां पे मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक और सिस्टम है, सपोज करो मेरे पास सिस्टम है, मैक सिस्टम है। अगर मैं इस कोड को उठा करके, ठीक है, आपका ये जो कोड है, अगर मैं इस कोड को उठा करके, इस मशीन कोड को उठा करके अगर मैक पे लेकर के जाकर के रन कराऊं, ठीक है, अगर मैक पे ले जाकर के रन कराऊं, तो बताओ क्या ये कोड यहां पर मैक पे रन करेगा क्या? ये जो आपने यहाँ पे मशीन कोड जनरेट किया विंडोज मशीन पे, इस कोड को उठा करके अगर मैं मैक पे ले जाऊं, तो क्या ये मैक के ऊपर रन करेगा क्या मशीन कोड? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस मशीन कोड में डिपेंडेंसी किसकी है? इसने कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरीज को यूज किया है? विंडोज की लाइब्रेरी को यूज किया है। तो क्या विंडोज की लाइब्रेरी मैक जानता है क्या? नहीं जानता, राइट। तो क्या ये फाइल यहां पे रन होगी क्या? नहीं होगी। इसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, ठीक है। प्लेटफॉर्म का मतलब यहां पर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की डिपेंडेंसी आना, ठीक है। तो ये जो कोड हमने यहाँ पे जनरेट किया, ये कोड डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है। और हार्डवेयर से अगर इंटरेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसने विंडोज की सपोर्टिंग लाइब्रेरी का यूज किया है, राइट। तो क्या ये फाइल मैक के ऊपर रन करेगी क्या? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसने कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरीज का यूज किया है? विंडोज की लाइब्रेरी। और विंडोज की लाइब्रेरी क्या मैक जानता है? नहीं जानता है। तो ये कोड मैक के ऊपर हमारा रन नहीं करेगा। और इसी को हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट होना, यानी प्लेटफॉर्म की डिपेंडेंसी आना। क्लियर हुआ? तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिकली काम होता क्या है?
हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कराना, मशीन के साथ इंटरेक्ट कराना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कंप्यूटर के टर्म्स में बात करूं, मुझे हार्डवेयर से अगर इंटरेक्ट करा रही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो क्या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो सकती है क्या? बिना ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरीज के आप उसके अंदर हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकते हो क्या? जनरली नहीं कर सकते हो, राइट? फिर भी हम यहां पर बोल रहे हैं कि जावा कैसी लैंग्वेज है? एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जावा प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है। तो जावा ने कुछ ना कुछ तो यहां पर किया होगा, यस और नो? जावा कैसी लैंग्वेज है? एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जावा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इसके पीछे उसने कुछ ना कुछ तो वर्क किया होगा। तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना कैसे? तो अगर मैं प्लेटफॉर्म की डिपेंडेंसी की बात करूं, तो प्लेटफॉर्म की डिपेंडेंसी कहां आई? आपके पास दो फाइल्स थी। एक फाइल तो था आपका कोड, आपका जो सोर्स कोड है, ये बेसिकली क्या है? हाई लेवल कोड है, हाई लेवल इंस्ट्रक्शन है, यस और नो? सिंपली इंग्लिश इंस्ट्रक्शन है। तो क्या ये जो हाई लेवल इंस्ट्रक्शन है, ये किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट है क्या? अगर आज मैं इस फाइल को उठा करके मैक पे ले जाऊं, तो क्या ये यहां रन नहीं करेगी क्या? बिल्कुल कर जाएगी, क्योंकि ये तो सिंपली क्या है? हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस हैं, इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस हैं। ये किसी पे डिपेंडेंट थोड़ी है, राइट? तो अगर मैं इस फाइल की बात करूं, तो क्या ये फाइल किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं है। तो डिपेंडेंसी आई कहां पर? इसको कंपाइलर ने क्या किया? इस कोड को कंप्लीटली किस में कन्वर्ट कर दिया? मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पे जब ये मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया, तो बट ऑब्वियसली इसने यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी का यूज किया, राइट? तो ये जो डिपेंडेंसी वाला पार्ट है, ठीक है, यहां जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने क्या किया? कंपाइलर ने ऑपरेटिंग सिस्टम की सपोर्टिंग लाइब्रेरीज का यूज करके हमें हार्डवेयर से इंटरेक्ट करवाया, राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम की सपोर्टिंग लाइब्रेरीज का यूज करके इसने हमें, कंपाइलर ने क्या किया? हार्डवेयर से इंटरेक्ट कराया, राइट? तो अगर मैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डिपेंडेंसी वाला पार्ट है, जो लाइब्रेरी वाला पार्ट है, अगर मैं इस पार्ट को यहां से रिमूव कर दूं, ठीक है, ये जो डिपेंडेंसी वाला पार्ट है, सपोर्टिंग लाइब्रेरीज को यूज करने वाला पार्ट है, अगर मैं इस पार्ट को यहां से रिमूव कर दूं और इससे पहले तक ही अपने कोड को कंपाइल कराऊं, तो यहां जो मेरे पास कोड जनरेट होगा, क्या ये कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट होगा क्या? नहीं होगा। अगर हम इस डिपेंडेंसी वाले पार्ट को रिमूव कर दें कंपाइलर पे से, तो ये जो बाकी का रिमेनिंग पोर्शन मेरे पास बचा, क्या ये रिमेनिंग पोर्शन किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं है। तो जावा ने यही काम किया। जावा ने क्या किया? जो कंपाइलर हमारे कोड को डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा था, उसने डायरेक्टली हमारे कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करने दिया। उसने क्या किया? ये डिपेंडेंसी वाला पार्ट जो है, इस पार्ट को रिमूव कर दिया, ठीक है? तो जावा ने क्या किया? सपोज करो ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, और इस फाइल को मैंने सेव किया डेमो डॉट जावा। का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट जावा। जावा फाइल्स को आप कौन से एक्सटेंशन के साथ सेव करते हो? डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ सेव करते हो। तो जावा क्या सिंपली क्या है? ये हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जावा ने क्या किया? जावा ने हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को कंपाइल किया। तो जावा का जो कंपाइलर है, ये इन इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता है। जावा ने ये डिपेंडेंसी वाले पार्ट को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो रिमेनिंग जो कोड हमारे पास यहां पर बचा, क्या ये कोड हमारा मशीन कोड है क्या? नहीं है। क्या इस कोड को मशीन समझ सकती है क्या? हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। हार्डवेयर से इंटरेक्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरीज के थ्रू ही होगा। तो जावा ने कंपाइल करके ये जो डिपेंडेंसी वाला पार्ट है, इस पार्ट को यहां से क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो रिमेनिंग कोड जो हमारे पास बचा, जावा ने इसको नाम दिया बाइट कोड।
तो जावा का जो कंपाइलर है, जावा का कंपाइलर आपके सोर्स कोड को डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता है। ये डिपेंडेंसी वाला पार्ट जो है ये जावा ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और यहाँ पे जो रिमेनिंग पोर्शन बचा उस कोड को यहाँ पे क्या नाम दिया गया, बाइट कोड नाम दिया गया। ठीक है, तो जावा का कंपाइलर यहाँ पे क्या करता है, मशीन कोड जनरेट करने की जगह यहाँ पे क्या करता है, बाइट कोड जनरेट करता है, डॉट क्लास फाइल जनरेट करता है। क्या चीज जनरेट होती है, इस बाइट कोड का नाम क्या है, क्लास फाइल, डॉट क्लास फाइल यहां पर जनरेट करता है। समझ में आया? तो जावा के कोड को जब भी आप कंपाइल करते हो तो यहां पे मशीन कोड जनरेट नहीं होता है, यहां पे कौन सा कोड जनरेट होता है, बाइट कोड जनरेट होता है। क्लियर हुआ? डॉट क्लास फाइल यहां पर जनरेट होती है। अब मुझे एक बात बताओ, चलो ठीक है हमने डिपेंडेंसी वाला पार्ट रिमूव कर दिया, ठीक है, लेकिन क्या इस बाइट कोड को मशीन समझता है क्या? नहीं, मशीन तो केवल एक ही लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज समझता है, केवल 0101 की लैंग्वेज समझता है। तो अल्टीमेटली तो हमें इस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यस और नो? मशीन तो इस बाइट कोड को नहीं समझती, तो इस बाइट कोड को रन कौन करेगा, मशीन तो करेगी नहीं, राइट? तो इस बाइट कोड को रन कराने के लिए जावा ने खुद का एक वर्चुअल मशीन डिजाइन किया, जिसको हम बोलते हैं JVM। जिसको हम क्या बोलते हैं, JVM, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन। इस बाइट कोड को रन कराने के लिए जावा ने अपने खुद का एक वर्चुअल मशीन डिजाइन किया, जिसको हम बोलते हैं JVM, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, और ये जो JVM डिजाइन किया, इस JVM के पास ऑपरेटिंग सिस्टम की सपोर्टिंग लाइब्रेरीज का नॉलेज होता है। ठीक है, तो ये जो JVM है, ये JVM हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग उसने अपना नया JVM डिजाइन किया। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज के लिए विंडोज का JVM डिजाइन किया, जिसके पास विंडोज की लाइब्रेरी का नॉलेज है। मैक के लिए मैक का JVM डिजाइन किया, जिसके पास मैक की लाइब्रेरीज का नॉलेज है। सेम वे में लिनक्स के लिए लिनक्स का JVM डिजाइन किया, जिसके पास लिनक्स की लाइब्रेरीज का नॉलेज है। क्लियर है? तो ये जो JVM है, जावा का JVM किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? नाउ अब देखो, आपने जावा के कोड को कंपाइल किया, कंपाइलर ने क्या जनरेट कर दिया, बाइट कोड जनरेट कर दिया। अब ये बाइट कोड हमारा हार्डवेयर या हमारी मशीन तो नहीं समझता, तो इस बाइट कोड को रन कराने के लिए जावा ने क्या डिजाइन किया, खुद की एक वर्चुअल मशीन डिजाइन करी, जिसको हम क्या बोलते हैं, JVM बोलते हैं, जावा वर्चुअल मशीन बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो जावा के कोड को रन कौन कराता है, JVM रन कराता है, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन। तो हमारा काम क्या होता है कि ये जो बाइट कोड यहां पर जनरेट हुआ है, इस बाइट कोड को हमें किसको प्रोवाइड करना होता है, JVM के अंदर लोड कराना होता है। ये जो जावा ने अपनी वर्चुअल मशीन बनाई, इस वर्चुअल मशीन में हमें क्या करना पड़ता है, अपने कोड को लोड कराना पड़ता है। ठीक है, और ये JVM रिस्पॉन्सिबल होता है इस बाइट कोड को रन कराने के। ठीक है, तो JVM में बेसिकली होता क्या है, JVM इटसेल्फ इज इंटरप्रेटर। तो JVM क्या करता है, इस बाइट कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर और एग्जीक्यूट करता है। लाइन बाय लाइन इस कोड को क्या करता है, कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है। इसीलिए जावा को बोला जाता है कि जावा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज करता है अपने एप्लीकेशन को रन कराने के लिए। समझ में आया? क्लियर हुआ कि जावा वर्क कैसे करता है? ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करें, सपोज करो विंडोज मशीन मेरे पास है, ठीक है, विंडोज मशीन मेरे पास है, विंडोज मशीन के ऊपर मैंने एक कोड लिखा जावा का, डेमो डॉट जावा। इस कोड को हमने यहां पे क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया। इस कोड को हमने यहां पे क्या कर दिया,
कंपाइल कर दिया। तो कंपाइल करने के बाद इसने क्या जनरेट किया, बाइट कोड जनरेट होगा, डॉट क्लास फाइल, बाइट कोड जनरेट किया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये बाइट कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं है, मशीन कोड तो ये है ही नहीं, बाइट कोड है। तो ये बाइट कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं है। अब सपोज करो मैंने इस बाइट कोड को ले जाकर के मैक के ऊपर रन कराया, डेमो डॉट क्लास, बाइट कोड को ले जाकर के मैंने किस में रन कराया, मैक पीसी के ऊपर रन कराया। तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो बताओ ये बाइट कोड यहाँ पे मैक पे रन हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि मैक के पास क्या है, मैक के पास जो जेवीएम है उसके पास किसकी लाइब्रेरीज हैं, मैक की लाइब्रेरीज हैं। और विंडोज के पास जो जेवीएम है उसके पास किसकी लाइब्रेरी है, विंडोज की लाइब्रेरी है, राइट। क्योंकि मशीन हमारे कोड को रन थोड़ी कर रहा है, रन कौन कराएगा, जेवीएम रन कराएगा। ये तो सिंपली क्या है, बाइट कोड है। तो हम यहाँ पे इस बाइट कोड को किस में लोड कर देंगे, मैक के जेवीएम में लोड कर देंगे, तो ये यहाँ पे कोड रन हो जाएगा, ठीक है। तो कंपाइल होने के बाद जो हमारे पास फाइल यहाँ पर जनरेट होती है, क्या वो कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं है। इसीलिए जावा को बोला जाता है इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। जावा किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है। और ये बना कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसने जो डिपेंडेंसी वाला पार्ट था उस पार्ट को इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम किसका है, जावा वर्चुअल मशीन का है। उसने क्या किया, बाइट कोड जनरेट किया जो कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो जावा कैसी लैंग्वेज है, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। समझ में आया? तो यहां पे अभी तक हमने जावा के कौन कौन से फीचर्स पढ़े। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जावा कैसी लैंग्वेज है, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ? तो अगर हम बेसिक वर्किंग की बात करें, जावा के कोड को हम अगर रन कराने की बात करें, तो हमें किन किन चीज का रिक्वायरमेंट है। एक तो हमने देखा कि जावा के कोड को सबसे पहले हमें क्या कराना है, डेमो डॉट जावा। इस कोड को सबसे पहले हमें क्या कराना है, कंपाइल कराना है, राइट। तो कंपाइल कराने के लिए हमारे को कंपाइलर का रिक्वायरमेंट है, राइट। तो जावा आपको एक कंपाइलर प्रोवाइड करता है जावा कोड को कंपाइल करने के लिए, दैट इज जावा सी कंपाइलर। जावा सी क्या चीज है, जावा कंपाइलर, जो आपके सोर्स कोड को, जावा कोड को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, बाइट कोड में, क्लास फाइल जनरेट करता है। क्लियर है? अब ये जो कंपाइल होने के बाद हमारे पास यहां पर बाइट कोड जनरेट हुआ, इस बाइट कोड को हमें क्या करना है, लोड कराना होता है किसके अंदर, जेवीएम के अंदर लोड कराना होता है, ठीक है। तो लोड कराने के लिए आपको यहां पर एक कमांड यहां पर प्रोवाइड की गई है, जावा कमांड। जावा कमांड क्या करती है, आपके बाइट कोड को लोड कराती है किसके अंदर, जेवीएम के अंदर, और जेवीएम रिस्पॉन्सिबल होता है आपके एप्लीकेशन को रन कराने के, ठीक है। तो जावा डेवलपमेंट के लिए हमें किन किन चीजों का रिक्वायरमेंट है, जावा सी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जावा का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जावा ने जो भी प्री डिफाइंड आपको फंक्शनैलिटीज दी हैं उस लाइब्रेरी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जावा की प्री डिफाइंड लाइब्रेरी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जेवीएम का रिक्वायरमेंट है जो आपके बाइट कोड को रन कराए मशीन कोड में कन्वर्ट करके, राइट। तो ये सभी चीजें जावा आपको प्रोवाइड करता है एक किट की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं जेडीके। ये सभी चीजें जावा आपको एक किट की फॉर्म में प्रोवाइड करता है, दैट इज जावा डेवलपमेंट किट। तो हम क्या बोलते हैं, जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलप करने के लिए, जावा एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेस का रिक्वायरमेंट है, जिन भी लाइब्रेरीज का रिक्वायरमेंट है, जो कंपाइलर का रिक्वायरमेंट है, जो वर्चुअल मशीन का रिक्वायरमेंट है,
वो आपको किसकी फॉर्म में यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, JDK की फॉर्म में प्रोवाइड करी जाती है, दैट इज जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, तो अगर मैं JDK की बात करूं तो JDK आपको सारे डेवलपमेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे आपको रिक्वायरमेंट है कंपाइलर की, तो जावा सी कंपाइलर जो है इट इज अ पार्ट ऑफ जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, इसके साथ साथ जावा में जितनी भी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन ये आपको प्रोवाइड कर देता है जावा डॉक्स के नाम से। ठीक है, जावा की जो भी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज जावा ने आपको प्रोवाइड करी हैं उन सबका डॉक्यूमेंटेशन ये आपको प्रोवाइड करता है। सेम वे में जावा हेल्प के लिए आपके पास कमांड होती है जावा पी, ये आपको प्रोवाइड करता है। जावा के कोड में जो भी आपको एरर्स चेक करनी है, अगर आपको जावा का कोड डीबग करना है कि कौन सी एरर आई है, कौन सी लाइन के ऊपर एरर आई है, तो वो डीबगर्स भी ये आपको प्रोवाइड करता है JDK। ठीक है, जितने भी नेसेसरी रिसोर्सेज हैं जो आपको जावा डेवलपमेंट में काम आने वाले हैं वो सभी रिसोर्सेज आपको कौन प्रोवाइड करता है, JDK प्रोवाइड करता है। ठीक है, JDK के अंदर इनबिल्ट होता है JRE। JRE स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरमेंट। आपने जावा का कोड डेवलप कर दिया, जावा का सोर्स कोड आपने पूरा डेवलप कर दिया, अब आपको उस जावा के कोड को रन कराना है। ठीक है, जैसे जावा सी ने क्या किया, बाइट कोड जनरेट कर दिया, अब आपको उस अपने कोड को रन कराना है। तो जावा एप्लीकेशंस को रन कराने के लिए जो एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है वो एनवायरनमेंट आपको कौन प्रोवाइड करता है, JRE। और JRE किसका सब पार्ट होता है, JDK का सब पार्ट होता है। JRE स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये जो बाइट कोड आपका जनरेट हुआ है, इस बाइट कोड को आपको किस में लोड करना है, JVM में। तो ये लोड करने के लिए जो आपको कमांड जावा का रिक्वायरमेंट पड़ता है, ये रन टाइम एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है, जो होता है JRE। और जितनी भी जावा की प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं वो सारा का सारा आपको ये JRE प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ JRE आपको प्रोवाइड करता है JVM, जावा के कोड को रन कराने के लिए, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस JVM के पास आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरीज का रिक्वायरमेंट है आपको हार्डवेयर से इंटरेक्ट कराने के लिए, वो सारी लाइब्रेरीज का इंफॉर्मेशन किसके पास होता है, JVM के पास होता है। तो JVM क्या करता है, आपके बाइट कोड को इंटरप्रीट करके मशीन कोड में कन्वर्ट करके और उसको एग्जीक्यूट करता है। क्लियर हुआ? तो ये अगर आपको जावा डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले आपको किसका रिक्वायरमेंट होगा, JDK का रिक्वायरमेंट होगा, दैट इज जावा डेवलपमेंट किट। तो अगर आप जावा डेवलपमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या चीज मैंडेटरी है, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा JDK, दैट इज जावा डेवलपमेंट किट, राइट। और जावा को आज के टाइम में कौन सी कंपनी हैंडल कर रही है, जावा के मॉड्यूल्स, ओरेकल। ठीक है ना, ये सभी चीजें अपन सीखेंगे कि जावा कब एग्जिस्टेंस में आई, ठीक है, कब इनिशिएट किया गया था जावा को डेवलप करना, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। एट प्रेजेंट अभी जावा को कौन सी कंपनी हैंडल कर रही है, ओरेकल। ओरेकल ने जावा को टेक ओवर किया था 2008 के अंदर, और जब से ओरेकल ही जावा के सारे मॉड्यूल्स को हैंडल कर रही है। तो सबसे पहले अगर आपको जावा डेवलपमेंट करना है, जावा के थ्रू एप्लीकेशंस डेवलप करनी है, तो सबसे मैंडेटरी चीज क्या है, आपको क्या चीज डाउनलोड करना पड़ेगा, JDK डाउनलोड आपको यहां पर करना पड़ेगा, दैट इज जावा डेवलपमेंट किट। और ये JDK आपको कहां पर मिलेगा, ओरेकल की साइट पर मिलेगा। तो सबसे पहले आप यहां पे क्या करेंगे, यहां पर आप लिखेंगे सबसे पहले JDK डाउनलोड। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास यहां पर साइट आ जाएगी ओरेकल की, oracle.com।
जो आज जावा का एट प्रेजेंट जो जावा के सारे मॉड्यूल्स को हैंडल कर रहा है। तो सबसे पहले आप ओरेकल की साइट पे जाएंगे, यहाँ पे जेडीके का जो भी लेटेस्ट वर्जन है, अभी जेडीके का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, जेडीके 18, जावा 18 अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, जो कि 2022 प्रेजेंट ईयर में ही क्या कर रहा था, रिलीज किया गया था। ठीक है, तो जावा 18 जेडीके आप यहां से क्या करेंगे, अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जैसे विंडोज मशीन पे हम काम कर रहे हैं, तो वहां जाकर के ये जो .exe फाइल है आप अपने सेटअप की, इसको क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो जेडीके आपके सिस्टम में क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे हमने विंडोज बेस्ड क्यों लिया, प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट तो है नहीं, ये विंडोज बेस्ड क्यों लिया, जेवीएम की वजह से, क्योंकि जेवीएम के पास ही क्या होती है, नॉलेज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड लाइब्रेरीज की। तो जेवीएम जो होता है आपके सिस्टम में वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तभी तो जेवीएम उसको रन करा पाता है, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करा पाता है, राइट। तो यहां पे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी आपका जेडीके है आप उसको यहां पे क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, जेडीके डाउनलोड होने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगेन एग्जीक्यूटेबल फाइल है .exe, तो डबल क्लिक करेंगे तो स्टार्ट होगा, राइट। तो यहां पे आप पूरे अपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, हार्ड डिस्क के ऊपर इंस्टॉल करेंगे इसको, जिस भी लोकेशन के ऊपर यहाँ पे आप इंस्टॉल करेंगे, तो ये पूरा का पूरा जावा आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे सिस्टम में ऑलरेडी जावा इंस्टॉल्ड है, इसीलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि जावा पहले से आपके सिस्टम में क्या है, इंस्टॉल्ड है, सेम वर्जन। ठीक है, तो जावा इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे, चेक करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और चेक करेंगे, यहाँ पे कमांड चलाएंगे जावा हाइफन वर्जन। तो ये आपको कमांड क्या शो कर देगी, आपके सिस्टम में जो भी जावा का वर्जन इंस्टॉल्ड है ये उस वर्जन को यहां पर आपके शो कर देगी। तो हमारे सिस्टम पे अभी कौन सा जावा का वर्जन इंस्टॉल्ड है, जावा 18 वर्जन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। तो अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड है या नहीं है, तो आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के कमांड चला सकते हैं जावा हाइफन वर्जन कमांड। तो ये आपको जावा का वर्जन शो कर देगी अगर आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड है तो। क्लियर हुआ, समझ में आया यहां तक? स्टॉप।